नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत ने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर छुआ है। दशकों तक नक्सल हिंसा का दंश झेलने वाले इलाकों में अब एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। खौफ पीछे टूट रहा है और भरोसा लौट रहा है। लेकिन किसी भी बदलाव की असली कसौटी तब होती है जब शांति लोगों की जिंदगी में नए अवसर लेकर आए। बिल्कुल, शांति लोगों की जिंदगी में नए अवसर लेकर आए, क्योंकि जब बंदूक की आवाज खामोश होती है तभी विकास की आवाज सुनाई देती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निखिल और आज की इस खास पेशकश में हम देखेंगे उस बदलाव को जो नक्सलवाद से मुक्ति के बाद एक नई शुरुआत का संकेत है। स्कूल, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास यानी सुरक्षा से आगे बढ़कर एक नए भारत की तस्वीर। देखिए हमारी खास प्रस्तुति, नक्सलवाद मुक्त भारत की तस्वीर। करीब 6 दशक, एक ऐसा दौर जब देश के कई हिस्सों में बंदूक की आवाज स्कूल की घंटी से ज्यादा तेज थी, जहां सड़क बनना भी चुनौती था, जहां बाजार जल्दी बंद हो जाते थे, जहां तिरंगा हाथ में लेना भी डर की वजह बन सकता था। साल 2010 हिंसा का सबसे भयावह दौर। एक ही साल में 1936 नक्सल संबंधी घटनाएं और 720 नागरिकों की मौत। 2014 में देश के 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, जिसमें 35 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अगर वर्ष 2004 से 2014 के बीच नक्सली घटनाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो 17,542 हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें 1913 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और 5,019 नागरिकों की जान चली गई। फिर रणनीति बदली। सिर्फ बंदूक से मुकाबला नहीं, सुरक्षा के साथ विकास, विकास के साथ भरोसा और भरोसे के साथ जन कल्याण। 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के जरिए सुरक्षा, विकास और सामाजिक आर्थिक बदलाव को एक साथ आगे बढ़ाया गया और 24 अगस्त 2024 को तय हुआ लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत। ये लक्ष्य समय पर हासिल हुआ और देश प्रभावी रूप से नक्सल मुक्त हुआ। नक्सलवाद से लड़ाई का असली मतलब सिर्फ जंगलों से बंदूक को पीछे धकेलना नहीं था। मतलब था उस जगह तक पहुंचना जहां दशकों से विकास नहीं पहुंच पाया था। और यहीं से शुरू होती है इन इलाकों की दूसरी कहानी। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा का बूढ़ा पहाड़ कभी नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना था। लंबे समय तक यहाँ खौफ का राज रहा, लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद तस्वीर बदली और वर्ष 2023 में 32 साल बाद यहाँ तिरंगा फहरा। अब उसी पहाड़ पर जहाँ कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, वहाँ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा पहाड़ में उग्रवादियों का बसेरा था। उनके रहते यहाँ सभी लोग डरे हुए थे। उन विकास कार्य कभी यहाँ होती नहीं थी, लेकिन जब से नक्सल मुक्त हुआ है तब से इधर विकास कार्य में सरकार का बहुत योगदान रहा है। उग्रवाद खत्म होने के बाद शिक्षा, सड़क, बिजली और विकास में बदलाव पर बूढ़ा पहाड़ की असली तस्वीर इन बच्चों की आंखों में दिखाई देती है, क्योंकि स्कूल की इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं, ये उस डर के खत्म होने का सबूत है जिसने एक पूरी पीढ़ी को पढ़ने से रोका था। पहले गुरुवादी रहते थे, अब नहीं रहते हैं। अब डर भी नहीं लगता है, अब पढ़ाई भी होती है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का पोटाली, यहाँ 2004 में नक्सली हिंसा ने स्कूल का सपना रोक दिया था। एक कोशिश हुई लेकिन बंदूक भारी पड़ी। फिर वक्त बदला। 21 साल बाद 2025 में उसी जगह स्कूल की घंटी फिर बजी। अब उसी गांव के बच्चे किताब लेकर स्कूल पहुंचते हैं और इस बार तिरंगा हाथ में लेने का मतलब डर नहीं, आजादी का उत्सव है। पहले उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था इस क्षेत्र में, तो हर किसी विकास के काम में उन लोग बाधा उत्पन्न करते थे। तो ये स्कूल बिल्डिंग निर्माणाधीन था,
उस समय उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जिस कारण से वो बिल्डिंग अधूरी रह गई। उसके बाद अभी 2025 में जिला प्रशासन या शासन के मदद से ये बिल्डिंग तैयार की गई है। बस्तर, जहां कभी हिडम्मा और देवा जैसे नक्सली कमांडरों के गढ़ का खौफ था, आज वहीं युवा तिरंगा लेकर निकल रहे हैं। नारायणपुर से शुरू हुई बस्तर तिरंगा यात्रा उन इलाकों से गुजर रही है जो कभी नक्सली हिंसा के लिए पहचाने जाते थे, अब पहचान बदल रही है। पिछले 12 वर्षों में सिर्फ सुरक्षा का नक्शा नहीं बदला, विकास का भूगोल भी बदला है। विकास के तहत 12,249 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ, 9,600 मोबाइल टावरों की स्थापना और 96% गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई। साथ ही 1804 बैंक शाखाएं खोली गई, 259 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए और 90,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 31 मार्च 2026 लगभग 6 दशक की हिंसा के बाद एक अध्याय बंद हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ कभी खौफ था वहाँ अब सुकून है, जहाँ कभी बंदूक थी वहाँ अब किताब है, जहाँ कभी तिरंगा डर का कारण बनता था वहाँ अब वही तिरंगा आजादी की पहचान बन रहा है। कभी इन इलाकों के लिए आजादी का मतलब था आतंक से आजादी, आज आजादी का मतलब है पढ़ने की आजादी, सपने देखने की आजादी, आगे बढ़ने की आजादी। और अब इस आजादी के 80वें वर्ष में इन सवेरों को विकसित भारत की रोशनी से जोड़ने का संकल्प है। तो पिछले 6 दशक से भारत नक्सलवाद जैसी समस्या से जूझ रहा था, लेकिन पिछले 6 दशकों में भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहे थे उन्होंने किस तरह से रफ्तार पकड़ी, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि किस तरह से नक्सल मुक्त भारत हुआ, इसके लिए ये जानना जरूरी कि शुरुआत कहां से हुई। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई। नक्सलवादी आंदोलन के साथ इसकी शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत भी सशस्त्र क्रांति के साथ हुई और बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करने के मकसद के साथ नक्सलवादी आंदोलन से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। 2004 में इसने अपना वृहद रूप लिया। सीपीआई माओवादी के साथ जब कई अन्य माओवादी उग्रवादी संगठनों का विलय हुआ, यहां से यह दायरा और ज्यादा बढ़ा। लेकिन 2014 में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ सरकार ने आगे बढ़ना शुरू करा, जिसमें नक्सलवाद को खत्म करना मकसद था। राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई, एक एक्शन प्लान बनाया गया, नेशनल पॉलिसी बनी कि किस तरह से नक्सलवाद को पूरी तरह कुचला जाए। 2019 में तकनीक आधारित सुरक्षा अभियान को बढ़ावा दिया गया। इसमें तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उन इलाकों में धरपकड़ करने के लिए जो अभी तक एक तरह से सेफ हेवन नक्सलियों के लिए हुआ करते थे, जो घने जंगल थे। उन तमाम राज्यों में, तकरीबन 9 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे राज्यों में किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से नक्सलियों की धरपकड़ की गई। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा 2025 में। ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में किया गया, जहां पहली बार सीपीआई माओवादी के महासचिव को एक तरह से धर पकड़ा गया, मारा गया और इसमें तकरीबन 30 से अधिक कुख्यात माओवादियों को मार गिराया गया था, जिसमें शामिल थे सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू। वहीं 2026 में नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया गया। तो एक लंबा सफर रहा 2014 के बाद से, जिस तरह से अपने पूरे अप्रोच को सरकार ने बदला है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। उसमें एक तरह से बड़ा हिस्सा रहा जो पुनर्वास के काम हुए हैं। नक्सल के खिलाफ जो बड़े अभियान रहे हैं वो भी आइए आप देखिए। जून 2022 में ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म हुआ। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म झारखंड के सरायकेला, सरखासा, पश्चिमी सिंहपुर, चाईबासा और खूंटी जिलों के ट्राई जंक्शन क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया और एक प्रमुख नक्सल विरोधी सैन्य अभियान था, जिसमें नक्सलियों और माओवादियों के कब्जे वाले क्षेत्रों को पूरी तरह मुक्त कराया गया। सितंबर 2022 में ऑपरेशन ऑक्टोबस, डबल बुल, चकरबंदा, ये तमाम वो ऑपरेशन रहे हैं और ये सुरक्षा बलों के सफल ऑपरेशन रहे। ये ऑपरेशन भी लोहरदगा, लातेहार जिलों में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगा और इन क्षेत्रों को नक्सल मुक्त किया गया। इसके बाद आता है
अप्रैल 2025 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा गया, यह छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुआ था, जिसमें 30 से अधिक कुख्यात माओवादियों को मार गिराया और पहली बार सीपीआई माओवादी के महासचिव को इसमें मार गिराया गया। और मार्च 2026 ऐतिहासिक तारीख, ऑपरेशन भीमबर्ग 2022 में बिहार के मुंगेर जिले में चलाया गया खुफिया आधारित सुरक्षा अभियान था। नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने और प्रभावित क्षेत्र में प्रशासनिक और सुरक्षा पकड़ को और मजबूत किया गया। तो ये तमाम वो अभियान चले जिनसे एक बड़ा असर दिखाई दिया है। लेकिन नक्सलवाद के इतिहास का सबसे हिंसक दौर भी जानना बहुत जरूरी है। यह हिंसक दौर रहा 2004 से 2014 का। ये वो 10 साल थे जब हिंसक घटना सबसे ज्यादा हुई, 17,542 हिंसक घटनाएं हुई। इसमें तकरीबन 2004 से 14 के बीच में 1913 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। और यही नहीं, इन तमाम हिंसक घटनाओं में आम जन की जो जानें गई हैं, वो भी 5,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। और इसके बाद से 2014 के बाद से सरकार ने ठाना कि किस तरह से भारत को नक्सल मुक्त करें और 2026 मार्च में भारत अब नक्सल मुक्त भारत हो चुका है। बताते हैं आपको कि किस तरह से इस पर हम बात करेंगे आगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने दिखाई और ग्राफिक्स के माध्यम से जो हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से। और हमारे साथ खास मेहमान भी इस पूरे चर्चा में और इस पूरी जो हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि फॉर्मर डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। जी डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पंकज कुमार श्रीवास्तव, जो कि स्पेशल डीजी पुलिस सीआईडी एंड विजिलेंस मध्य प्रदेश, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर इस चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले डॉक्टर विक्रम सिंह, कैसे ये बदलाव आया? क्योंकि अभी आपने जो रिपोर्ट्स देखी, 2004 से 2014 के बीच में सबसे हिंसक दौर, जिसमें 17,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, 5,000 से ज्यादा हमारे नागरिक वो भी शहीद हो गए। तो ऐसा क्या था कि ये अब एक नया बदलाव आ गया? ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई गई? क्या बदलाव हुआ? निखिल जी नमस्कार, जय हिंद। मैं ये कहना चाहूँगा, क्या नहीं बदला, ये किसी मामूली घटना नहीं थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति थी, भीष्म प्रतिज्ञा थी, सरकार का दृढ़ निश्चय था। मैं 2008 में आपको ले जाता हूं, यहीं दिल्ली में पुलिस महानिदेशक कॉन्फ्रेंस थी और तत्कालीन एनएसए अजीत डोवल साहब ने, जो आज भी एनएसए हैं, तत्कालीन डायरेक्टर आईबी ने, श्री मनमोहन सिंह साहब जो प्रधानमंत्री थे, हम सबको संबोधित करते हुए कहा कि देश का 40% भूभाग नक्सल यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से आच्छादित है। और जो हताशा का वातावरण था, मुझे आज भी बड़ी ग्लानि होती है देख करके कि डीजी छत्तीसगढ़ और डीजी झारखंड के जो वक्तव्य हुए, उसमें यह लगता था कि जैसे हताशा है। लेकिन ये जो बदलाव आया कि एक तरीके से सरकार ने घोषणा कर दी, जिसको कहा जाए कि भीष्म प्रतिज्ञा, कि 31 मार्च 2026 को भारत नक्सल विहीन हो जाएगा। किसी को विश्वास नहीं हुआ था। जब ये गृह मंत्री जी ने कहा तो मुझे भी, मतलब मैं जीवन पर्यंत नहीं रहूँगा, आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा और राष्ट्र की एकजुटता, हमारे सुरक्षा बलों का एक समर्पण और युद्ध कौशल, उसके परिणाम से आपके सामने जो परिणाम आए, बदलाव ये हुआ, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, फ्यूचरिस्टिक आर्म्स, कलेक्टेड इंटेलिजेंस और एक तरीके से नो नॉनसेंस अप्रोच, जीरो टॉलरेंस। जी, हमारे साथ पंकज कुमार जी भी हैं, आप स्पेशल डीजी पुलिस हैं। और पंकज जी, आपने तो कई ऐसे ऑपरेशंस का नेतृत्व किया है। जब हम 2014 से 2026 तक में एक लक्ष्य को हासिल करने की बात कर रहे हैं, किस तरह के बड़े बदलाव को आप 10 साल में देखते हैं? उस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं, जो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मौजूदा सरकार की थी नक्सलवाद को खत्म करने की? आप सभी को मेरा नमस्कार। 2014 में जब वर्तमान केंद्रीय शासन सत्ता में आया, तो हमें बहुत ही साफ सुथरा परिवर्तन दिखाई पड़ा। सबसे पहले तो जो सुरक्षा बलों को सुरक्षा संबंधी बजट आवंटित होता था, उसमें 2014 से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। और शुरुआती सालों में ही एक आंध्रा मॉडल, जिसको बोला जाता है कि विकास के साथ साथ जो उग्रवादी हैं, इनके ऊपर कठोर मिलिट्री कार्रवाई की जाए, ये अप्रोच पूरे देश में केंद्रीय सरकार ने लागू करने के लिए कहा।
और जितने भी प्रदेश इस समस्या से उस समय प्रभावित थे, 2008 से लेके 2013-14 तक का समय जो इस वामपंथी उग्रवाद का सबसे ज्यादा हिंसक और सुरक्षा बलों के लिए सबसे ज्यादा हिंसक, जनता के लिए सबसे ज्यादा हिंसक और इनके क्षेत्रीय फैलाव में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र आए वो इन्हीं सालों में आए। तो इसके बाद जब केंद्र शासन ने बिल्कुल ही फोकस तरीके से जी जो है सुरक्षा बलों को साजो सामान से, हथियार से, प्रशिक्षण से सुसज्जित करने के लिए बजट बढ़ाया जी और एक रणनीति के तहत दोनों तरह से विकास और मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों पर फोकस कराया। तो इनके खिलाफ हमारी गतिविधियों में बिल्कुल मौजूदा सरकार की, ठीक जिस तरह से पंकज जी आप बता रहे हैं, मौजूदा सरकार की दो मोर्चों पर लगातार एक तरह से कार्रवाई रही। एक तरफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, दूसरी तरफ माओवादियों पर नकेल कसना। तो दोनों तरफ बढ़ते हुए 2026 में इस लक्ष्य को भारत ने हासिल किया है कि भारत आज नक्सल मुक्त भारत है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से जिन जिन महत्वपूर्ण स्थानों की अगर हम बात करें, सुकमा की हम बात कर लें, गढ़चिरौली की हम बात कर लें, खूंटी की बात कर लें, इस तरह के जो तमाम, जैसे मलकानगिरी की बात कर रहे ऋतु, जैसे अभी आपने जिन रिपोर्ट्स में बताया, तो इनकी आवाज़ सुनकर, इनका नाम सुनकर जो है रूह कांप जाया करती थी एक आम आदमी की, क्योंकि ये लगता था कि ये जगह जो है नक्सल का गढ़ कहा जाता है। तो आज उन्हीं नक्सल के गढ़ में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हम सीधे जानेंगे कि उनसे ही कि ये परिवर्तन किस तरह से आया है। सोमेश पटेल सुकमा से, छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर योगेश शीतल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गढ़चिरौली से, महाराष्ट्र से, और सिंपल नायक जुड़े हैं मलकानगिरी ओडिशा से, सुरेखा भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, हम देख पा रहे हैं, और खूंटी झारखंड से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सोमेश आपके पास आएंगे। सुकमा, जिसका नाम कहते हैं कि भाई बस्तर में सुकमा, और ये इन जिलों का नाम सुनते ही ये लगता था कि भाई कहां पहुंच गए, और कैसा नक्सलियों के लिए वो स्वर्ग, और बाकी लोगों के लिए ये कहा जाता था कि उससे ज्यादा नक्सल इफेक्टेड प्लेस शायद पूरे देश में नहीं माना जाता था। किस तरह का परिवर्तन आप ऑन ग्राउंड आज की डेट में देख पा रहे हैं, कैसे बताएंगे? जी निखिल, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का बस्तर, जिसे बम बारूद और गोलियों की आवाज के नाम से पूरे देश में जाना जाता था, लेकिन बस्तर की तस्वीर 31 मार्च 2026 के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं इस वक्त सुकमा में हूं। सुकमा वही इलाका है जो नक्सलियों का सबसे कोर इलाका हुआ करता था। सदियों तक इस इलाके में लोग शाम को अगर निकलते थे तो घर जाने से डरते थे। लोगों में नक्सलियों का सबसे ज्यादा खौफ था, सबसे ज्यादा दहशत था। लोग घरों से निकलने से डरते थे। मैं इस वक्त जो खड़ा हूं सुकमा जिले के पुनर्वास केंद्र में हूं, और एक प्यारी सी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये पुनर्वास केंद्र, यहां पर देखिए सैकड़ों की तादाद में ये आत्मसमर्पण नक्सली हैं जो वर्षों तक जंगलों में नक्सलियों के साथ संगठन में काम करते थे। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद पुनर्वास हुए। पुनर्वास के बाद इन्होंने अपनी विचारधारा को चेंज कर एक नया जीवन जी रहे हैं। ये यहाँ पर प्रशिक्षण करते हैं, यहाँ तमाम तरह की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और ये लंबे समय तक संगठन थे नक्सलियों के साथ। सुकमा वही इलाका है जो नक्सलियों का सबसे कोर इलाका माना जाता था, और इस इलाके में काम करना सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी चुनौती होती थी। यहाँ के कलेक्टर हैं अमित कुमार, जो यहाँ पे लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस इलाके में विकास करना कितना कठिन था। सर, कितना बड़ा चुनौती था? 31 मार्च 2026 के बाद किस तरह के काम हुए यहाँ पर? यहाँ हमारे सुकमा ज़िले में लगातार जो है हम देखें तो हमारे कई ऐसे क्षेत्र थे जो पहले जो है पहुँच विहीन रहते थे, जहाँ प्रशासन जो है नहीं जा पाती थी, जहाँ जो पहले डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। जैसे जैसे लगातार जो है वो एरियाज फ्री होते गए, उस तरह से हम वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स बढ़ाते गए। अब मैं बताऊँ तो इन पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ लगभग 550 किलोमीटर के रोड के काम स्वीकृत हैं और चल रहे हैं। हर जगह जो है विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य स्वीकृत हैं और विलेज इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं। यूएसएफ और डीबीएन जो भारत सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत 230 मोबाइल टावर्स स्वीकृत हैं, जिसमें से 50% लग चुके हैं, बाकी 50% लग रहे हैं। इसके अलावा लगातार लोगों को प्रधानमंत्री आवास और जो भी सैचुरेशन के स्कीम्स है वो पहुँचाए जा रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से पहले जो है वहाँ पर नहीं पहुँचाए जा पाते थे।
इसके साथ साथ यदि मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँ तो ये ऐसे क्षेत्र थे, मैं बात करूँ तो दोरनापाल, जगरगुंडा एक्सेस, इसके बाद जगरगुंडा से हमारा जो किस्ताराम का एक्सेस है, हमारा कोंटा गोलापल्ली एक्सेस है, ये क्योंकि यहाँ कभी रोड का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया, कंप्लीटली जो है ये पहुँचविहीन हुआ करते थे। जहाँ पे जब से सरकार ने नवीन पुनर्वास नीति लाई है, तो नवीन पुनर्वास नीति के अंतर्गत हमारे यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा जो है जो नक्सल्स थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इसमें सरकार ने इनको अलग अलग प्रकार से, जिसमें प्रोत्साहन राशि होती है, इनामी राशि होती है, ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेंड होता है, विभिन्न मदों से लगभग हमने 35 करोड़ रुपए जो है सोमेश, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं और जिस तरह से डीएम आपके साथ जुड़े हुए हैं, अधीक्षक हैं, मैं गुर्जर भी हैं, यहाँ पर आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित किया गया। बिल्कुल सोमेश, आप ही की एक रिपोर्ट भी हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। हम दिखाते हैं कि किस तरह से कभी जिन हाथों में हथियार थे, आज उन हाथों में वेल्डिंग मशीन का हुनर है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों की जिंदगी बदल रही है। लाइवलीहुड कॉलेज में इन्हें रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या है बंदूक से वेल्डिंग मशीन तक पहुंचने का इस बदलाव की कहानी? देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये वो हाथ हैं जो कभी जंगलों में हथियार उठाते थे। आज इन्हीं हाथों में है रोजगार का हुनर। यह हुनर है वेल्डिंग मशीन चलाने का। दंतेवाड़ा के लाइवलीहुड कॉलेज में पूर्व नक्सलियों को वेल्डिंग मशीन चलाने और बाजार से जुड़े काम सिखाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, हिंसा से दूरी और रोजगार से नजदीकी। अभी मैं वेल्डिंग का प्रशिक्षण ले रहा है सर। वेल्डिंग प्रशिक्षण होने के बाद जो भी सरकार से जॉब मिलेगा उस हिसाब से हम फिर जॉब करके हम यहाँ दुकान लगा के यहाँ सर कई ऐसा रेलवे ट्रैक में भी जाके काम कर सकते हैं। आत्मसमर्पण के बाद शुरू हुआ ये नया सफर सिर्फ जिंदगी बदलने की कहानी नहीं है, ये बस्तर में बदलती तस्वीर की कहानी भी है। क्योंकि कभी जंगलों में बंदूक और बारूद इनके जीवन का हिस्सा थे, लेकिन अब हाथों में वेल्डिंग मशीन है जो इन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। मशीन सीखने के बाद आप बाहर जाकर काम भी करेंगे? करेंगे सर। कितना खुश हैं? पहले की जिंदगी और अब के जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत मजा आया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। दंतेवाड़ा में ये सफर है बंदूक से रोजगार तक, हिंसा से आत्मनिर्भरता तक। ये बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी का बदलाव नहीं है, बल्कि बस्तर में पुनर्वास और विकास की उस तस्वीर को भी दिखाता है जहां आत्मसमर्पण के बाद पूर्व नक्सलियों को रोजगार और कौशल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बस्तर जो पिछले 4 दशक से बम बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था, बस्तर की तस्वीर बदल चुकी है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, दंतेवाड़ा। तो जैसा कि आपने देखा कि बंदूकों से लेकर वेल्डिंग मशीन थामने तक की कहानी है। पुनर्वास का जो पैकेज दिया गया और जो पुनर्वास की नीति थी, निश्चित तौर पर उसने भी एक बड़ा, जिसको कहते हैं गेम चेंजर रहा नक्सलवाद से मुक्ति में पाने में। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, नक्सल मुक्त भारत की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है, तनख्वाह कब तक आएगी कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया, अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए, कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या?
आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिखा रहे हैं हम आपको देश में नक्सल मुक्त भारत की उस तस्वीर को जिसने एक लंबे समय तक नक्सलवाद के दंश को झेला है। बात उड़ीसा की करते हैं। उड़ीसा का मलकानगिरी कभी नक्सली हिंसा का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। जिस स्वाभिमान क्षेत्र में कभी माओवादियों का दबदबा था, वहां अब सुरक्षा के साथ सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा पहुंच रही है। इस बदलाव की सबसे बड़ी गवाही वे लोग हैं जिन्होंने कभी बंदूक उठाई थी, लेकिन वक्त के साथ हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा चुना। ऐसे ही एक पूर्व माओवादी ने 2014 में आत्मसमर्पण किया और आज ओडिशा होमगार्ड पुलिस का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि उन्होंने नक्सली जिंदगी को करीब से देखा और समझा कि गरीबों के नाम पर हिंसा से गरीबों का ही नुकसान हो रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में है, मलकानगिरी जिसको बोला जाता है स्वाभिमान अंचल। यहाँ पे कई माओवादियों ने उपद्रव किए हैं, लेकिन अभी सब शांत है और शांति से जी रहे हैं। इस वक्त मौजूद है कि एक सरेंडर करते हुए माओवादी वो 2005 से संपर्क में था, लेकिन 2006 में मैं पूरी माओवास्ट पार्टी में चला गई। वो बोलता है एक और करता है अलग। उसी टाइम सरकार का डेवलपमेंट, उस टाइम हमारा गांव में स्कूल भी धीरे धीरे हुआ, रोड भी हुआ, मास्टर भी आया और सब कुछ धीरे धीरे डेवलप होने से शुरू हुआ। उसी टाइम कालीमाला एरिया से चित्रकुंडा, गुरुप्रिया, सीतू, बड़ा बड़ा काम होने से नए सरकार ही डेवलप कर रही है। यहाँ पर तो माओवास्ट पार्टी को डेवलप नहीं कर रहे, तो सोच के नहीं, यहाँ पर अच्छा नहीं है, रहने से तो हर आदमी मर रहा है, चला जाऊंगी सरकार के पास से। मैं देखा नक्सल का लाइफ अच्छा नहीं है। वो क्या हमारा गरीब जनता का लड़ाई करना है, सरकार से लड़ाई करना बोल के हमारा गरीब जनता का खाना खा के गरीब जनता को मारना है, हत्या करना है, ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं 2014 में मैं आत्मसमर्पण किया। अभी मैं उड़ीसा होमगार्ड पुलिस में हूँ। अभी इधर आकर मैं देख रहा हूँ अभी सरकार का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार का योजना गांव गांव में सब पहुँच रहा है सर। रास्ता और बिजली पानी और स्कूल सब चल रहा है सर, अच्छा से चल रहा है। गवर्नमेंट का जो सुविधा है अभी, तो पानी का, स्कूल का, रास्ता का सब ठीक है। अभी 2 रात में भी घूम सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। और हमारे साथ सिंपुल नायक जुड़ रहे हैं मलकानगिरी ओडिशा से। सिंपुल, ये वही इलाका है जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और इसे पहले कट ऑफ एरिया कहा जाता था। आज इस इलाके के लोग जब आत्मसमर्पण कर तमाम नक्सली भी शामिल हुए हैं, ये लोग वही हैं जो कभी माओवादियों के साथ हुआ करते थे, आज सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम के साथ हैं, विकास योजनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। तो किस तरह से ये बदलाव इस 10 साल में मुमकिन हुआ, 60 साल के नक्सलवाद के बनाम? देखिए, पिछले 10 साल में उड़ीसा का काफ़ी बदलाव हुआ है। उड़ीसा में अभी माओ मुक्त हो गया है और आप देखेंगे तो उड़ीसा में जो सरकार की हर योजना है, अब ये जो जिला अफेक्टेड था, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, कंधमाल, इस सब जिले में बहुत सारे कार्यक्रम हुआ है और उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के मिलित सहयोग में यहाँ में आप देखेंगे तो हर सरकारी योजना पहुंच गया है। और कम्बिंग ऑपरेशन भी आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ी अहम बात है कि इसके दौरान जो भी सब माओवादी थे, नक्सलियों थे, वो आत्मसमर्पण किए और आत्मसमर्पण करने के बाद यहाँ पे हमको दिखने को मिल रहा है, हम मालकानगिरी में है और मालकानगिरी में काफ़ी जो सरेंडर करते हुए माओवादी हैं वो बोल रहे हैं कि माओवादी में काम करना, इस पार्टी में काम करना अच्छा नहीं लगता था उनको, लेकिन वो काम करते थे
और सुजोग की अपेक्षा करते थे, अपॉर्चुनिटी का अपेक्षा करते थे कि कैसे वो सरेंडर करेंगे और सरकार के जो पुनर्वास योजना के साथ जाएंगे और शांतिपूर्ण जीवन यापन करेंगे। और आप देखेंगे तो मालकानगिरी और कोरापुट अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं और बिना डर से, बिना भय से यहाँ पे घूमते हैं। ये संभव इसीलिए हो पाया है कि निरंतर प्रयास और पूरी तरीके से माओ मुक्त करने के लिए जो अभियान को, संकल्प को प्रति दृढ़ता के साथ लिया गया था, इसको 2026 मार्च के बीच में ही खत्म कर दिया गया था। उसके बाद अभी पूरे जिले में शांति है और 10 साल के और हर गांव में अभी बिजली है, सड़कें हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं और पानी भी मिलता है और हर सब मौलिक योजना जो होता है एक परिवार के लिए, सब कुछ अब मौजूद है। सिंपल नायक, आप क्या अपने कैमरे से हमें कुछ वो दृश्य दिखा सकते हैं अगर आसपास आप हमें कुछ दिखाना चाहें? और उसके साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे क्या आर्थिक और सामाजिक बदलाव आप देख पा रहे हैं, खासतौर पर क्या समाज में कैसे बदलाव आया है और आर्थिक तंत्र कैसे बदला है? देखिए, ये हम अभी मालकानगिरी जिले में एक पहाड़ी इलाका में है और इसका विजुअल भी हम दिखाएंगे आपको। ये पहाड़ी इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेती बाड़ी हो रहा है और यहाँ के लोगों ने कभी बोला जाता था कि कहा जाता था कि यहाँ पे शाम होने से लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन अभी वो घर से निकलते हैं, रात में भी घूमते हैं और बिना डर और निर्भयता के साथ वो घूमते हैं। और सामाजिक आर्थिक की बात करेंगे तो सामाजिक क्षेत्रों में लोगों को ये सीखने को मिला कि जो गुरुप्रिया सेतु है मालकानगिरी जिले में, वो कनेक्टिविटी किया, लगभग 152 गांव को कनेक्टिविटी किया। वो गुरुप्रिया सेतु ही यहाँ के बदलाव का, नक्सल मुक्त भारत का, नक्सल मुक्त ओडिशा का एक प्रमुख अहम हिस्सा बन गया है, गुरुत्वपूर्ण है। तो उसके बाद भी आप देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से सामाजिक आर्थिक बदलाव आया है, ऑन ग्राउंड तस्वीर किस तरह से बदली है, ये भी हमने देखा। और अगर हम बात गिरिडीह की करें तो गिरिडीह में कभी शाम ढलते ही रास्ते सूने हो जाते थे, गांव के दरवाजे बंद और जिंदगी खौफ के साए में सिमट जाती थी। झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ियों से सटे कई गांवों की यही पहचान थी, लेकिन अब बंदूक के खौफ के बीच विकास ने अपनी राह पकड़ ली है। सड़कें पहुंचने लगी हैं, बिजली पानी पहुंच गया है, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है और सबसे बढ़कर लोगों की जिंदगी में भरोसा लौटा है। पीरटांड, खुखरा और पांडेडीह कभी नक्सली गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित रहे। रात में आवाजाही जोखिम थी और विकास की रफ्तार थमी हुई थी। चिलखारी नरसंहार जैसी घटनाओं ने इलाके में खौफ और गहरा किया, लेकिन लगातार सुरक्षा अभियानों के बाद हालात बदले हैं और गांवों की जिंदगी सामान्य हुई है। अब तो अभी जब से मेरा कैंप लगा है खुखरा में और एगो पर्वतपुर में, तब से एकदम ठीक ठाक हम लोग शांति से रहते हैं। आज इन्हीं रास्तों पर जिंदगी दौड़ रही है। नई सड़कों ने गांव को बाजार, अस्पताल और स्कूल से जोड़ा है। बिजली और नल जल योजनाओं ने रोजमर्रा की मुश्किलें कम की है, जबकि मोबाइल और इंटरनेट ने युवाओं के लिए पढ़ाई और रोजगार की नई खिड़की खोली है। सबसे बड़ी समस्या थी पहले कि लोग पढ़ नहीं पाते थे, शिक्षक यहाँ आते नहीं थे पढ़ाने के लिए। अभी देखेंगे तो हमारा मिडिल स्कूल हो गया, उच्च विद्यालय हो गया, जहाँ शिक्षकों की भरमार है। बच्चे यहाँ के अभी रिसेंट में ही देखेंगे तो इस वर्ष पूरे 8 संकाय में यहाँ की ही बच्ची पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त की थी। बदलाव सिर्फ सुविधाओं का नहीं, माहौल का भी है। जहां शाम होते ही सन्नाटा पसरता था, वहां अब बाजार खुलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और युवा उच्च शिक्षा के सपने लेकर गांव से बाहर निकल रहे हैं। तरह की योजना है, सब अभी लाभान्वित है। क्षेत्र में रोड है, बिजली है, पानी है, आवास है, सब कुछ। इस बदलाव के पीछे सुरक्षा बलों के लगातार अभियान भी है। गिरिडीह पुलिस के मुताबिक कई इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और कई ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा का रास्ता चुना है। पुलिस अब भी नक्सली गतिविधियों से जुड़े लोगों से आत्मसमर्पण कर पुनर्वास नीति का लाभ लेने की अपील कर रही है। विकास के काम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में
हम लोग ये अपील भी करते हैं, वैसे जो मुख्य धारा से बिछड़े हुए लोग हैं, वो जो नक्सल धारा में जुड़े हैं, वे कृपया आप नई दिशा नई पहल के तहत झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत आप जो है आत्मसमर्पण करें और एक सम्मानजनक जीवन जिएं। गिरिडीह की बदलती तस्वीर उम्मीद जगाती है, लेकिन इसकी असली कसौटी है सुरक्षा के साथ विकास की रफ्तार बनाए रखना, क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, सड़क, स्कूल, रोजगार और शासन की आखिरी गांव तक मौजूदगी से जीती जाती है। गिरिडीह से निशांत कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रणय जी झारखंड से ही हमारे संवाददाता प्रणय पाठक मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम संवाद स्थापित करेंगे। प्रणय, किस तरह से युवाओं को जोड़ने की कोशिश की गई है? आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि युवाओं को बार बार एक फोकस सेंटर पॉइंट पर रखा गया है, तो कैसे युवाओं को जोड़ा जा रहा है? और सिर्फ मुख्यधारा में जोड़ने की बात नहीं हो रही, बल्कि कैसे विकास का भागीदार उनको बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, झारखंड में विकास का पहिया इन दिनों कैसे दौड़ा है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और खास करके बात करें कि नक्सलियों जो वारदात होती थी उसे कैसे रोका गया, और इसकी शुरुआत अविभाजित बिहार से होती है। अविभाजित बिहार के समय भी नक्सली संगठन काफ़ी यहाँ पे सक्रिय रहे हैं। और इसके अलावे मुख्य रूप से जब झारखंड का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद भी 25 सालों तक नक्सली कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आए। लेकिन स्थिति इसकी विपरीत तब होती गई जब सीआरपीएफ जवानों ने यहाँ पे कैंप किया। इसके अलावे जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई गई, उसके माध्यम से नक्सलियों ने लगातार यहाँ पे आत्मसमर्पण किया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई, और वो धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से जुड़ते चले गए। और इसके अलावे कई जगह पे उन्होंने उद्योग धंधे भी स्थापित किए और कई सारे काम काज में वो लगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि चाहे वो धनबाद का टुंडी इलाका हो, इसके अलावे गिरिडीह का पारसनाथ पहाड़ी हो, या फिर गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ हो, या फिर चाईबासा का सारंडा जंगल, इन तमाम स्थानों से आज की तारीख में नक्सली पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और मार्च 2026 में इनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। और ये मुख्य रूप से पुनर्वास नीति का भी लाभ ले रहा है। अब जैसा कि आपने सवाल किया कि युवाओं को किस तरह से लाभ मिल रहा है, तो आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूं, ये भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य भूमि है। ये खूंटी जिला है जो कि झारखंड की राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर, और जिस जगह पे मैं हूं ये 60 किलोमीटर का क्षेत्र है। आपको बता रहा हूं कि मुरहू प्रखंड के सुदूरवर्ती गाँव में अभी हम गए थे, और वहां पे हमने ये देखा कि युवा किस तरह से हाथों में हॉकी स्टिक लेकर निर्भीक होकर वहां पे खेल रहे हैं संजीदगी से। और इसके अलावे जो युवा हैं वो वहां से निकलकर स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, अपने व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं। ये तमाम दृश्य झारखंड से निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावे बात करें खास करके बूढ़ा पहाड़ की, तो वहां पे कई सालों के बाद वर्ष 2023 में पहली बार तिरंगा फहराया गया और सीआरपीएफ लगातार वहां पे कैंप कर रही है। इसी तरह से कई सारे दृश्य हमारे झारखंड से निकलकर सामने आते हैं, जहां पे युवाओं की तो भागीदारी दिखती है, लेकिन उसके पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इसमें एक सहायक नजर आई है। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से आप कह रहे हैं नक्सल मुक्त भारत में 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के कम से कम 90 से ज्यादा ऐसे इलाके होंगे जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, जहां इस बार झंडा तिरंगा फहराया जाएगा। प्रणय, आप हमारे साथ बने हुए हैं। एक सवाल और प्रणय आपसे कि जिस तरह से गांव वाले अब जुड़ रहे हैं, देखिए सुरक्षा के इंतजाम पहले भी हुआ करते थे, लेकिन बदला क्या इलाके में, किस तरह से विकास, क्योंकि नक्सली सीधे अपना निशाना बनाते थे स्कूल अस्पतालों को। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से तेलंगाना के मुलुगु जिले के कुर्रेगुट्टा कभी नक्सली गतिविधियों और हिंसा के लिए जाना जाता था, जहां लैंडमाइन और गोलियों की आवाजें खौफ पैदा करती थी। आज वही झरनों की आवाज और प्रकृति की खूबसूरती लोगों को आकर्षित कर रही है। सुरक्षा हालात बेहतर होने के साथ अब विकास की रफ्तार भी बढ़ी है, सड़कें पहुंच रही हैं, रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं और नक्सल आंदोलन से प्रभावित रहे लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। अब सरकार की नजर इस इलाके की प्राकृतिक खूबसूरती पर है। गोदावरी नदी, झरनों और घने जंगलों से घिरे इस क्षेत्र को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर अब निखिल विकसित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और जिस मुलुगु में कभी बंदूक का साया था, वहां अब पर्यटन और विकास नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ पर जहाँ पर एक वक्त में लैंडमाइन की या फिर गोलियों की आवाज़ें सुनाई देती है, आज झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। जो नक्सल इस आंदोलन में रहे भी और या फिर उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर उन लोगों के साथ जुड़े रहे थे, उन लोगों के लिए अब ऑटो की सुविधा उन लोगों को चलाने के लिए दी गई है। बाइक दिए गए हैं ताकि जो है वो अपनी रोजी रोटी जो है वो भी चला सके और साथ ही में उन गांव वालों के लिए भी मददगार साबित हो सके। ये जो सड़क मार्ग है ये बन चुका है और प्रकृति यहाँ की इतनी खूबसूरत इसलिए भी कहूंगी क्योंकि पीछे की तरफ वहां पर गोदावरी नदी जो है वो बह रही है। यहाँ पर झरने और पेड़ कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मैंने कहा कि टूरिज्म स्पॉट बनाने की और टूरिज्म के तौर पर इसे डेवलप करने की बात की जा रही है, उसको लेकर पूरी तरीके से काम किया जा रहा है और बाकी सुविधाएं कैसी हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। सुरेखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुरेखा, आपकी रिपोर्ट को भी देखा और आपने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस इलाके को अब टूरिज्म स्पॉट के लिए विकसित किया जा रहा है और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों के विश्वास को जीतना, क्योंकि नक्सलियों ने जिस तरह से पूरे देश में उन इलाकों को चुना जहां आदिवासी बहुल्य हैं, आदिवासी रहते हैं और उनमें एक असुरक्षा की भावना को पैदा किया, तो ये बदलाव आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं? जी देखिए, जब बात हम बदलाव की करते हैं तो ये वो जगह है जहां पर जो है कुछ वक्त पहले और साफ तौर पर कहूँ तो कुछ जब सड़क बन रहे थे उस वक्त में लैंडमाइन मिले थे और करेगुट्टा का जो जगह है जहां पर एक जगह पर एक गांव तक हम लोग पहुंच पाए, लेकिन बाकी के जो गांव तक अभी भी जो है कह सकते हैं कार्डन ऑफ किया गया है। इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर नक्सली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी भी उनके जिस तरीके से लैंडमाइंस वगैरह जो है वो चीजें बरामद हो सकती है, इसीलिए पूरी तरीके से वहां पर उस इलाकों को जो है अभी इस वक्त सीआरपीएफ वहां तक नहीं जाने दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी किस तरीके से संवेदनशील ये इलाके बने हुए हैं। लेकिन पलमनूर जब हम लोग वहां पर गए तो वहां पर उन गांवों के लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि 40-50 साल से, क्योंकि कुछ ऐसे उम्र के लोग भी मिले जो 40 और 50 साल के हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से हम अपने घरों में ही सीमित रहे, घर से बाहर जा रहे हैं तो 7-8 घर के लोग इकट्ठे जो है पैदल 18 किलोमीटर नीचे उतरकर यहाँ पर दुकानों में सामान खरीदते हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, सब्जियां हो, और फिर सब लोग, सबके पूरे का पूरे 7-8 घर के जो लोग हैं, सभी बच्चे बूढ़े सब मिलकर ऊपर जाया करते थे। ये मजबूरी थी उनकी। लेकिन आज ये है कि ऑटो है और बाइक है जिससे जो है एक व्यक्ति जाएगा और सबके लिए खाने के का सामान जो है वो लेकर आ सकता है। बच्चों को अभी पढ़ाने के लिए जो है दूर दराज के हॉस्टल में डाला गया है, लेकिन उस माँ की उम्मीद अभी भी यही है कि जल्द ही यहाँ पर स्कूल भी बनेगा, जिसकी बात जो है उन्हें कहा गया है कि सरकार की तरफ से कि जल्द ही यहाँ पर स्कूल भी बनेगा। क्योंकि जब मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त में जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी 5 साल की है और वो हॉस्टल में उसको करीब 100 किलोमीटर दूर भेज कर रखा हुआ है ताकि वो वहां पर पढ़ाई कर सके, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन वहां पर विकास इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि किस तरीके से वो बम बारूदों के आसपास में वहां पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अब वहां पर जो है उन सब जगहों से गोली बारूद से उन्हें मुक्त किया गया है ताकि वो एक आजादी के जो जिंदगी है वो जी सके और विकास के पथ पर उनका परिवार, उनके बच्चे भी आगे बढ़ सके। बिल्कुल, नक्सलियों का सिर्फ एक ही नारा होता था आदिवासियों के लिए कि आपका जंगल और जमीन खतरे में है अगर आप सरकारों के साथ मिलते हैं। बिल्कुल, और अब जिस तरह से विकास की पटरी पर इन इलाकों में विकास दौड़ रहा है वो देखने की बात है। सामाजिक आर्थिक स्थितियां बदली हैं और सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि हम एक के बाद एक आपको, जिनको कभी गढ़ कहा जाता था नक्सलवाद का, उन तस्वीरों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। गढ़चिरौली की बात करेंगे, ये नाम आपने सुना होगा। गढ़चिरौली में जहां कभी नक्सल के खौफ का साया था, वहां अब तिरंगे की छांव में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। नक्सलवाद से मुक्ति के बाद गांवों में सुरक्षा, भरोसे और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। जिस जगह पर कभी तिरंगे की जगह काले झंडे फहराए जाते थे, काले झंडे लहराए जाते थे, वहीं अब बच्चे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ आकाश को गुंजा रहे हैं, आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में है।
तो देखिए डर के साए से तिरंगे की छांव तक पहुंचते गढ़चिरौली की यह विशेष रिपोर्ट। दक्षिणी गढ़चिरौली का भामरागढ़ तालुका उन जगहों में से है जहां नक्सल हिंसा सबसे ज्यादा एक समय हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ अब यहां पे परिस्थितियां बदली हैं। जो ये शांति कभी भय, डर, दहशत का पर्याय बने हुए थे, अब यहां पर लोगों के पास ट्रैक्टर है, पशुपालन की व्यवस्था है, उनके पास मवेशियां हैं और साथ में उनके पास जीवन यापन करने के तमाम सारे संसाधन हैं। पहली बार यहाँ बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और बिना किसी आशंका के स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मई में महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया, लेकिन सुरक्षा निगरानी अब भी जारी है ताकि पड़ोसी राज्यों से किसी भी संभावित घुसपैठ को रोका जा सके। जिन बिहड़ों में कभी नक्सलियों की समानांतर और गैर संवैधानिक व्यवस्था चलती थी, वहां अब संविधान और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं। पहले हम डर के साए में रहते थे, लेकिन अब हम मिलजुल कर रहते हैं। हम यहाँ अब सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले नक्सलियों से हमें डर कर रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ बदल रही हैं। पहले नक्सलियों से हमें डर कर रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ बदल रही हैं। वक्त बदला है। कभी स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर फहराए तिरंगे को उतारकर काले झंडे लगाए जाते थे। आज इन्हीं जगहों पर बच्चे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ आजादी का उत्सव मनाने को तैयार है। भारत माता की इस बार गांव में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। डर की जगह अब तिरंगे ने ले ली है। हम सब लोग, गांव के लोग सब मिल के बच्चों के साथ स्कूल में चले जाते हैं और वहाँ पर अब सब लोग मिल के एक झंडा फड़काते हैं और उसमें राष्ट्रगीत बोलते हैं और वहाँ पे कुछ संदेश देते हैं। और बदलाव की ये कहानी सिर्फ सुरक्षा अभियानों की नहीं है। पुलिस दादा लोरा खिड़की जैसी पहल ने पुलिस और ग्रामीण के बीच भरोसे की दूरी भी कम की है। दादा लोरा खिड़की बोले तो ऐसा काम है कि जहाँ यहाँ के स्थानीय लोगों को जो कोई दिक्कत होगी वो पुलिस के पास आएगा, पुलिस थाने में आएगा और वो बोलेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये दिक्कत है। तो उस योजना के थ्रू हम लोग उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दशकों से वामपंथ आतंकवाद के साए में जी रहा महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला न केवल अब नक्सल मुक्त है, बल्कि अपने भविष्य के फैसले लेने के लिए भी आज़ाद है। अपने सहयोगी विष्णु गोटाफोरे के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। और योगेश शीतल गढ़चिरौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश शीतल, पहली बार स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का ये जो जश्न है मनाया जा रहा है, सिर्फ ये एक सुरक्षा के बीच में ये कवायद नहीं हो रही है, बल्कि भरोसे का लौटना भी इसको कहा जा सकता है। कैसे बताएंगे, तस्वीर कैसे बदली है और क्या तैयारियां हैं? देखिए निखिल, जिन तालुकाओं में हम गए, यहाँ पर खास करके बिनागुंडा जैसी जगह देखें जो आगे जाकर छत्तीसगढ़ से जुड़ता है, यहाँ के टेरिन इस तरीके से है, डेमोग्राफी इस तरीके की है, ज्योग्राफी इस तरीके की, 70% गढ़चिरौली का इलाका जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। पूरे महाराष्ट्र का अगर लें तो आप 20% आप इसको कैलकुलेट अगर कहें तो इतना के करीब जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट है। 5 फॉरेस्ट डिवीजन यहाँ पर हैं जो कि कहीं भी नहीं है। महाराष्ट्र में के गढ़चिरौली में 5 DFO जो है वो वहां पर बैठते हैं। मेरे पीछे आपको जो है वो नदी दिख रही है, बेसिकली पर्लकोटा नदी है जो कि आगे त्रिवेणी मिलती है, एक इंद्रावती नदी है और उसके साथ में जो है प्राणहिता नदी है। 3 नदियों का यहाँ पे संगम है। अगर संभावनाओं की बात करें तो यहाँ पर रोजगार के बहुत संसाधन है। अगर आप मछली पालन से लेकर पशुपालन देख लें, कृषि देख लें, या फिर जो आयरन आयर है जो कि लोहे का अयस्क है, बहुत समृद्ध मात्रा में यहाँ पर है। लेकिन चूंकि रेड कॉरिडोर का एक हिस्सा रहा था गढ़चिरौली, और खास करके अगर आप सदर्न गढ़चिरौली की बात करें जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे जो राज्य है वहां के सीमाओं से सटता है, वहां लाल गलियारा का आतंक बहुत लंबे समय से रहा। लेकिन समय के साथ चीजें बदली। भूपति ने सरेंडर किया। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जो सरेंडर नक्सल थे, उनकी शादी को उन्होंने अटेंड किया।
कई स्तरों पर काम हुआ है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं हुआ है, बल्कि अगर आप पुलिस प्रशासन के लेवल पे ले लें, एजेंसीज की लेवल पे ले लें, उन्होंने भी कई सारे जो स्टेप, जो इनिशिएटिव्स है वो वहां पर लिए हैं। विश्वास हासिल करने के लिए, चीजों को वस्तुनिष्ठ तरीके से बताने के लिए कई सारे कैंप का आयोजन किया गया, मेडिकल फैसिलिटी एक्सटेंड की गई, ट्रैक्टर जैसे जो यंत्र है वो उनको दिए गए ताकि वो स्वरोजगार जो है हासिल कर ले। तो समय के साथ चीजें निर्णायक रूप से बदली है। जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया, जो दादा लौड़ा स्कीम है बेसिकली खिड़की, वो इसी चीज को लेकर डिफाइन है कि किस तरीके से विश्वास जो है वो हासिल किया जाए। अगर मैं आपको सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताऊं तो कई ऐसे स्कूल हमें मिले जहां पे मुश्किल से मुझे लगता है कि 30-40 बच्चे होंगे, लेकिन अगर आप उन बच्चों का उत्साह देखेंगे, जिस तरीके से वो एक्साइटमेंट था उनके टीचर्स का, फैकल्टीज का, उनके पेरेंट्स का, साथ में जिस समाज सेवा आते हैं उस कुनबे का, तो लगेगा आपको कि हाँ, जमीन पे निश्चित तौर पर चीजें बदली हैं। सिर्फ नक्सल हिंसा को लेकर बातें नहीं हो रही है, बल्कि जो लोग हैं उनका भविष्य कैसा होगा, वो समाज की आगे दिशा कैसी होगी, इसको भी एक तरीके से निर्धारित करने की कोशिश जो है वो गढ़चिरौली में की जाती रही। और मुझे लगता है उसका असर भी जो है वो यहाँ इन क्षेत्रों में घूमने के बाद उसका असर भी दिखाई देता है। जी निखिल। जी, निश्चित तौर पर उसका असर दिखाई देता है और जिस तरह से बदलाव आया है ये अपने आप में सारी कहानी को बयां करता है, किस तरह से सामाजिक आर्थिक स्थिति बदली है, किस तरह से ये एक बड़ा भावनात्मक बदलाव भी है। और अभी आपने जो तस्वीरें देखी दर्शकों, ऋतु आपने भी देखी होंगी तस्वीरें, जब एक बैलगाड़ी पर एक तिरंगा लहराते हुए लोग आ रहे हैं, कुछ बच्चे तिरंगा लहराते दौड़ रहे हैं, यही मैं कहता हूँ कि ये अपने आप में सारी कहानी को बयां करती है। फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, दर्शकों आप भी हमारे साथ बने रहें, हम जल्द हाजिर होंगे इस पर जो हमारी विशेष चर्चा है और जो हमारा कार्यक्रम है ये जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ये परिवर्तन जो आप देख रहे हैं, नक्सलियों का जो कभी गढ़ कहा जाता था, वहां आज तिरंगा लहराया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी सरकारी कार्यक्रम के तहत वो तिरंगा लहराया जाता है। अभी आपने देखा तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ रहे हैं, लोगों ने बैलगाड़ी पर और अपनी अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बदलाव कितना व्यापक है। और हमारे साथ में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो इसको क्रांतिकारी बता रहे हैं, कह रहे हैं ये जो बदलाव है ये क्रांतिकारी है। हमारे साथ में दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर DG पुलिस उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े हैं, और पंकज कुमार श्रीवास्तव, स्पेशल DG पुलिस CID एंड विजिलेंस मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, ये बदलाव क्रांतिकारी है, आपने कहा, कैसे इसको क्रांतिकारी बताएंगे और किस रणनीति के तहत इतना बड़ा बदलाव, इतना व्यापक और इतनी मैं आसानी तो शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन देखते देखते हुआ? निखिल जी, कोई सामान्य क्रांति नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। मैंने वो भी दुर्दिन देखे जब कहते थे, नक्सली कहते थे 6 इंच छोटा कर देंगे, जिनके ऊपर शक होता था उनके गलासे से गला काट देते थे और उन्हीं के रक्त से पोस्टर बना देते थे और लोगों को भय और आतंक का बिल्कुल एक तरीके से आतंकित कर देते थे कि कोई पुलिस के पास न जाए, शासन के पास न जाए। लेकिन एक समग्र विकास, कंसोलिडेटेड एक प्लान जब बना तो उसमें विकास, जो गवर्नेंस डेफिसिट थी, वहाँ पर तहसील, अस्पताल, बैंक, ATM सब खुल गए। वो टावर, मोबाइल टावर, जो मोबाइल टावर नक्सली काट देते थे,
आप मान के चलिए 10,000 से ऊपर मोबाइल टावर लगे, 4G कनेक्टिविटी बढ़ी। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर कौशल विकास की व्यवस्थाएं की गई और एक विश्वसनीयता जब शासन की आ जाती है तो कौशल विकास को लेकर के 20,000 चरमपंथियों नक्सलपंथियों ने आत्मसमर्पण किया। ये विश्वास की बात है। जिन्होंने नहीं किया, जो फिर भी बजिद थे, उनकी मुठभेड़ हुई। और सरकार ने जिस तरीके से कोबरा बटालियन CRPF की, इंडिया रिजर्व बटालियन और जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट नाइट विजन डिवाइसेस, फ्लैश एलिमिनेटर्स और IED प्रूफ व्हीकल्स और इस तरीके की जो सारी योजना तैयार की, आप मान के चलिए कि हमारे सुरक्षा बलों का जो सुरक्षा कवच था वो नक्सलियों से एक जनरेशन आगे थे। वरना चंद्रबाबू नायडू की गाड़ी तक का विस्फोट में उड़ा दिया गया था, वो भी दूरदर्शन देश ने देखे हैं। आज इसके बाद जो आप देख रही हैं, वाकई वो क्रांति है। जी पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरह से डॉक्टर विक्रम सिंह ने विस्तार से बताया है, हम चाहेंगे कि क्योंकि उन इलाकों में आप मौजूद थे, उन ऑपरेशंस को लीड किया है, तो किस तरह की चुनौतियां रही, खासकर जब फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने का, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट नक्सलियों का होता था, चाहे वो टेलीफोन टावर्स हो, उनको किस तरह से ध्वस्त करें, स्कूलों को ध्वस्त करें, अस्पतालों को खत्म करें। आदिवासी इलाकों में इन्हें स्थापित करना कितनी बड़ी चुनौती रहा? जो सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए ये थी कि और पिछले कई सालों से कि ये उनके ठिकानों तक कैसे पहुँचे। तो सड़कें नहीं थी और अगर ठिकानों तक पहुँच जाते हैं तो अपने हेडक्वार्टर से संचार करना, आपस में संचार करने के लिए बहुत दिक्कतें थी। तो जब इसमें तेजी से टेलीफोन टावर दूर दराज के इलाकों में लगाया जाना शुरू हुआ, सड़कें बनाया जाना शुरू हुआ, तो इससे सुरक्षा बलों को बहुत दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में सुविधा मिली। फिर जो है अपने हेडक्वार्टर से दूर बहुत ज़्यादा घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने अपने स्थायी कैंप स्थापित किए और इस तरह से जो नक्सलियों की माद जिसको कहते हैं, जहां पर ये छुपते थे, रहते थे दूर दराज के गाँव के पास, वहां तक हमारे सुरक्षा बल पहुंच पाए। और जब वहां तक हम पहुंचे तो फिर हमने इनके बारे में जानकारी पता की और फिर हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू हुए। और आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों में मार्च 2026 से पहले अगर आप 2 साल लगाएं तो जितनी बड़ी संख्या में नक्सली हताहत हुए हैं वो शायद इस पूरे युद्धकाल में पिछले 40 वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुए होंगे। और इसी कारण से जब हम डोमिनेट कर गए तो फिर जो है हमारा जो रिहेबिलिटेशन का प्लान था, जो हमारी सरेंडर पॉलिसी थी, उस पर लोगों का ध्यान गया और हमें मुखबिर बेहतर मिलना शुरू हुए। और इस तरह से जो है बड़ी संख्या में नक्सलियों ने ये सोचा कि अब हमें हिंसा का रास्ता छोड़ करके और सरेंडर करना चाहिए और बड़ी संख्या में हर प्रदेश में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जी पंकज जी, नक्सलियों ने राजनीतिक पार्टियों को भी निशाना बनाया और अब एक दौर में नक्सलियों की इस पूरी नक्सलवाद की समस्या को सामाजिक राजनीतिक समस्या कहा जाता था और इसका हल ढूंढने में असमर्थ सरकारें दिखाई देती थी। सरकारें अलग अलग राज्यों में जरूर रणनीतियां बनाती थी, लेकिन समग्र रणनीति नहीं दिखती थी। कैसे इस राजनीतिक सामाजिक समस्या को, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा था, उस तरफ आगे बढ़ने में किस तरह से खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि इनके सेफ हेवेंस तो वो तमाम बड़े जंगल हैं इन राज्यों के, वो चाहे अबूझमाड़ के जंगल हो, दंडकारण्य हो, काकुर का जंगल हो, कुटगुल के जंगल हो, ये तमाम जंगलों में किस तरह से सुरक्षा बलों ने अपने आप को स्थापित करा और इन्हें एक बड़ी टक्कर दी कि वहां से अब उन्हें खदेड़ा गया? रितु जी, सैटेलाइट फोन जैसी टेक्नोलॉजी तो सुरक्षा बलों के पास में लगभग 20-25 वर्षों से थी, लेकिन ये दूर दराज के इलाकों में स्थायी कैंप लगाना ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वहां पर 24 घंटे सुरक्षा बलों को महीनों रहना होता है, अपने परिवार से संपर्क करना, हेडक्वार्टर से संपर्क करना, इन सब बातों में बहुत दिक्कत आती थी। तो जब ये 2019 के बाद से आप देखेंगे कि सभी प्रदेशों में बहुत तेजी से सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप, CRPF के, BSF के, जो भी सुरक्षा बल रहे हैं, राज्य की पुलिस के, ये हम लोगों ने बहुत दूर दराज के इलाकों में लगाए जहां पर ये हाइडआउट्स थे नक्सलियों के। और फिर वहां से हमने अपने टारगेट्स को देख करके वहां से इनके ऊपर हमले करना शुरू किया। तो जब इनका जो डोमिनेशन का एरिया था
वो तेजी से श्रिंक करना शुरू हुआ है। और सबसे ज्यादा जो डिसाइसिव प्रहार हुआ है जब अगस्त 2024 में ये निर्णय हुआ कि मार्च 2026 तक हमें इस पूरी तरह से इस पे काबू पाना है, फिर चौतरफा हम लोगों ने इनके ऊपर डोमिनेट करना शुरू किया। हर तरह के ऑपरेशंस किए गए हैं। कोई भी ऑपरेशन जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, सुरक्षा बल जिसकी सीखते हैं और कार्रवाई करते हैं, कोई भी बाकी नहीं रहा। और किसी प्रदेश की पुलिस ने या केंद्रीय बलों के किसी भी यूनिट ने सारे तरह के ऑपरेशंस करने शुरू किए और उसका जो परिणाम ये हुआ कि इनको सरेंडर करना पड़ा है बड़ी संख्या में। जी डॉक्टर विक्रम सिंह, अभी रितु ने कहा कि तमाम प्रदेश की सरकारें और इवन मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी एक ज़माना था कि बहुत इस पर कोई एक डिसिसिव एक्शन नहीं हुआ करता था। किस तरह से एक नीति लेकर आई गई, किस तरह से नीतिगत बदलाव किया गया नक्सलियों से निपटने के लिए, एक बात, और किस तरह से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति आप देख रहे हैं इस पूरी क्रांति और इस पूरे बदलाव के पीछे? निखिल जी, सबसे पहले जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस कलेक्शन हुआ, तो कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंटेलिजेंस शेयर हुआ और उनकी कवर तोड़ दी गई। मैं आपको मिसाल बताता हूं, बिहार में ये रोहतास फोर्ट में इनकी पासिंग आउट परेड होती थी। तत्कालीन सरकार जो भी उनकी मजबूरियां थी वो उनको वहां पर उनका साहस नहीं था या मिली भगत थी, वो वहां रेड नहीं करते थे। और हम लोगों के लाख कहने के बावजूद, लेकिन ये स्थिति आज नहीं है। आज अगर कहीं कभी पासिंग आउट परेड कुछ होगा, मान के चलिए वहां पे कोबरा बटालियन पहुंच जाएगा। दूसरी चीज, जैसे एक वहां पे टेकी कुमार, वो रॉकेट लॉन्चर बनाता था। एक स्टेट में बैरल ग्रुप, दूसरे स्टेट में चाल वाले पुर्जे, तीसरे स्टेट में, और फिर एक जगह असेंबल करके रॉकेट लॉन्चर। आज अगर ये हो जाए, पहले तो कहा कि 3 ऐसे स्टेट जो तथाकथित सेफ माने जाते थे वहां पर, आज कोई स्टेट सेफ नहीं है। अगर आप में आत्मघात का जज्बा हो तभी आप ये दुस्साहस करेंगे, किसी भी स्टेट में आप रहेंगे आप निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। तो ये जो बदलाव आया है, ये निखिल जी कारण है इस बात के लिए कि यहां पर इनकी कमर तोड़ दी गई। विक्रम जी, जब हम बात करते हैं नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों की भी, तो एक अभियान सलवा जुडूम का भी था और एक दौर ये भी रहा कि सुरक्षा कर्मियों को लेकर एक भ्रम पैदा किया, एक असुरक्षा पैदा की। क्या आपको लगता है इस बड़े बदलाव में उस सोच को भी बदला गया है और उस सोच को बदलने में सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा हाथ है, तमाम एक तरह से विकास कार्यों का एक हाथ है, और साथ ही साथ गांव वालों के साथ, क्योंकि ये ज्यादातर आदिवासी इलाके हैं, तो उनके साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना भी एक ये बड़ी पहल रही? बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कहा कि उनका स्वाभिमान और उनकी संस्कृति की सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है। और आपने जो कहा सलवा जुडूम, वो एक सक्सेस स्टोरी थी। क्यों उसको समाप्त कर दिया गया? मैं सबसे पहले अपने सैन्य बलों, विशेषकर जो शहीद हुए, जो घायल हुए, जो महिला पुरुष पुलिसकर्मी जिन्होंने जान की बाजी लगा करके आसमान के तारे तोड़ करके ला के दिए, उनके जज्बे को सलाम। देश हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहेगा। लेकिन आपने जो कहा, हमारे आदिवासी भाई बहन और बच्चे उनके स्वाभिमान और उनकी सुरक्षा को सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे देंगे। वो आपके पीछे नहीं, आपके आगे खड़े होकर के आपकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जिस तरह से तस्वीर ये बदली है, ये जाहिर तौर पर ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये बार बार इस बात को कहा जा रहा था, ऋतु आपने देखा होगा झीरम घाटी का वो कांड जहां पर कांग्रेस का प्रदेश का पूरा नेतृत्व साफ हो गया और उसके बाद भी वो कदम नहीं उठाए गए थे। लेकिन 2014 के बाद से जो परिवर्तन की एक लहर चली, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और नीतिगत परिवर्तन, और ये भाव जिस तरह से शुरू में डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि भीष्म प्रतिज्ञा के साथ कि इसको करके रहेंगे और इसको बदलेंगे। देखिए, चौतरफा इस पूरी समस्या से निपटने की एक तरह से जो कार्य योजना थी, उसमें एक तरफ विकास कार्य रहा, दूसरी तरफ सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया गया, खुफिया तंत्र को इंटीग्रेटेड किया गया, साथ ही साथ अर्बन नक्सल एक बहुत बड़ा इसका एक पहलू है। बुद्धिजीवियों का एक बड़ा समर्थन जो इस पूरी आइडियोलॉजी को दिया जा रहा था और उसके एक तरह से उसके गर्भ में जो हो रहा था उसे भी बेपर्दा करना एक तरह से एक बड़ा पहलू है नक्सलवाद के खात्मे को और नक्सलवाद मुक्त भारत की तस्वीर को सामने लाने के लिए। बिल्कुल। और जब बात आप कहती है कि ये जो जिस भावनात्मक जुड़ाव की बात करती है ना, तो जब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाया गया, संस्कृति सभ्यता की भी बात कही गई, ये कहा गया आदिवासियों से कि आप अपने घरों में जिस तरह से आप रह रहे हैं, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ सोमेश पटेल सुकमा छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। क्या कुछ परिवर्तन की कहानी, क्योंकि अभी हम झीरम घाटी
उस कांड की चर्चा कर रहे थे। किस तरह से आप बताएंगे कि परिवर्तन अब जमीन पर उतरा है और सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के दिलों में वो उतरा है, भावनात्मक परिवर्तन आया है, लोगों का विश्वास लौटा है, भरोसा लौटा है? जी निखिल, जरूर आपको बताना चाहूंगा, बस्तर पिछले 6 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा था। इस इलाके में लगातार जो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, इन इलाकों में कभी नक्सलियों की गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब उस इलाके में नक्सलियों की गोली की आवाज नहीं, बल्कि विकास की तस्वीर देखने को मिल रही है। नक्सली कभी नहीं चाहते थे कि इन इलाकों में विकास हो, नक्सली कभी नहीं चाहते थे इलाकों में सड़क, पुल, पुलिया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, टावर गड़े, लेकिन कुछ वर्षों में लगातार इस इलाके में विकास की तस्वीर देखने को मिली है। और मैं इस वक्त सुकमा जिले में हूं, सुकमा जिले के पुनर्वास केंद्र में। पुनर्वास केंद्र में जो मेरे बगल में देखेंगे बड़ी संख्या में ये आत्मसमर्पण नक्सली हैं। कोई यहाँ पर सिलाई मशीन सीखने के लिए आया हुआ है, कोई ड्राइविंग सीख रहा है। और आपने एक तस्वीर देखी होगी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग के जरिए रायपुर में जाके मॉडलिंग करने की तस्वीर पूरे देश ने देखा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस्तर जो पिछले 6 दशक से बम, बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था, अब वो बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। सुकमा के बारे में अगर मैं बताऊं तो सन 2012 में दंतेवाड़ा से अलग होकर सुकमा एक नया जिला बना और सुकमा जिले में करीबन 3 राज्य आते, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा को ये जोड़ता है। अगर वो कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहें, सुमेश, अगर वो महिलाएं अपना अनुभव साझा करना चाहें, क्योंकि वो अब एक नए जीवन को जी रही हैं। ये तो मैं जरूर उन महिलाओं से बात करूंगा जो लंबे समय तक जंगलों में रहती थी। जंगल में रहने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया और नया जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ वही आत्मसमर्पण महिलाएं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम देव है। कहाँ के रहने वाली है आप? कितने साल संगठन में थी आप? 20 साल में। 20 साल थी। फिर आपने संगठन छोड़कर क्या किया, आने का कैसे प्रयास किया आपने? इधर सुकमा आने से सिलेंडर करके राजमिस्त्री काम किए। क्या क्या चुनौतियां थी जब आप नक्सली संगठन में रहती थी? तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपको? क्या क्या तकलीफ होता था? उधर जंगल में कोई नई तकलीफ होती। देखिए हमारे साथ कुछ और यहाँ पर महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, बताइएगा? माडवी नंदिनी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? कितने साल संगठन में थी आप? 1 साल से। अभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? प्रशिक्षण सीखने के लिए आई हैं? जी, यहाँ ट्रेनिंग नहीं दी तो पहले का जो जीवन था किस तरह से बदला? पहले जब आप लोग जंगल में रहते थे और यहाँ कर किस तरह से परिवर्तन हुआ है? क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं सीखने की नहीं दे रहे शहर में। बिल्कुल देखिए, ये वही आदिवासी महिलाएं हैं जो लंबे समय तक नक्सली संगठन में रहते थे और ये सम्मानजनक ये यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि पहले इन्हें लंबे समय तक नक्सली संगठन के साथ रहते, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अपने परिवार वालों से मुलाकात नहीं कर पाते थे, अस्पताल नहीं जा पाती थी, बीमार रहती थी। लेकिन अब पूरे बस्तर की तस्वीर बदल चुकी है। बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। 31 मार्च 2026 के बाद नक्सल मुक्त हो चुका है और बस्तर में लगातार विकास की ब्याज देखने को मिल रही है। बिल्कुल सोमेश, सिंपल नायक मलकानगिरी ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंपल, हमने देखा जिस तरह से जिन आदिवासी इलाकों में नक्सली एक तरह से हावी थे, ऐसे इलाकों में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच रही थी। व्यवस्था हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंचने में असमर्थ थी। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो किस तरह से उन इलाकों तक जब सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, और खासकर जब हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा, स्कूलों का पहुंचना, इसको जब हम देखते हैं तो वो कैसा बड़ा बदलाव है, क्योंकि उस बदलाव के साथ ही स्थायित्व आ सकता है। ये स्थिरता तभी रह सकती है। खासकर झारखंड की बात करें तो झारखंड के 24 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे और इतना ही नहीं, जो शहरी इलाके थे वहां से महज 10 और 20 किलोमीटर की दूरी पर
लाल आतंक को देखा जाता था, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं और लाल आतंक का जो साया था वो छट चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे, चाहे हम खूंटी की बात करें, गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी की बात करें, या फिर धनबाद के टुंडी की बात करें, या गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके की बात करें, इन तमाम जगहों पर अब खुशहाली नजर आ रही है। और खुशहाली का कारण ये है कि जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति जो अपनाई गई, इसके माध्यम से काफी नक्सली परिवारों को लाभ मिला। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में लौटे। लौटने के बाद उन्होंने जो काम काज शुरू किया, उनको सम्मानजनक जीवन भी मिला। इसके अलावे सरकार ने उन स्थानों तक तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई योजनाओं के माध्यम से जिसकी उन्हें जरूरत थी, चाहे वो स्कूल की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। प्रणय, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां किस तरह से हैं? प्रणय, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां किस तरह से हैं? क्योंकि 14 तारीख का वो तारीख होती है जब जगहों पर उन तमाम जगहों पर, खास करके खूंटी की हम बात करें तो यहाँ पर एक स्टेडियम है, वहाँ पे भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और उपायुक्त महोदय खुद वहाँ पे तिरंगा फहराएंगे, एसएसपी भी होंगे, इसके अलावा तमाम लोग होंगे। इसी तरह का तमाम दृश्य जो है 24 जिले में आपको देखने के लिए मिलेगा झारखंड में। जी बिल्कुल। और कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। ठीक है बिल्कुल। और ये अपने आप में, जब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये इस परिवर्तन को छोटा परिवर्तन मत समझिए, ये एक बड़ी बात है कि किस तरह से आम लोग अगर स्वतंत्रता दिवस समारोह में जुट रहे हैं और उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया है। इसको समझने की, महसूस करने की जरूरत है। सिंपल नायक मलकानगिरी ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंपल, किस तरह से आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इन इलाकों में जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो तो विपुल मात्रा में, जिसको कहते हैं कि भरा पड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले वो टैप्ड इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं था। कैसे ये भरोसा लौटा है और कैसे अब सरकारें प्रयास कर रही हैं, कैसे अब जो प्रशासन है वो प्रयास कर रहा है कि अब जो टूरिज्म है उसको वापस वहां लेकर आया जाए और एक टूरिस्ट स्पॉट्स जो जगह जगह है उनको डेवलप किया जाए। देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं। देवमाड़ी है और यहाँ पे बैपारीगुड़ा का जिला है, और आप देखेंगे तो ये मालकानगिरी भी है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि उड़ीसा में काफ़ी बदलाव ऐसे हुआ है कि कनेक्टिविटी को स्ट्रंग किया गया है, कम्युनिकेशन को स्ट्रंग किया गया है। पिछले 10 साल से उड़ीसा का पूरा चित्र बदल गया है और ये जो विकास की धारा है वो पूरे मफसल गांव तक ही पहुंचा है। बिजली पहुंचा है, शिक्षा पहुंचा है, और गरीब लोगों के लिए राशन पहुंचा है, और बहुत सारी ऐसे प्लेसेस है जिसको अब डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट मालकानगिरी भी आते हैं, कोरापुट भी आते हैं, और इसके साथ भी वो रात में भी घूम सकते हैं। और डीआईजी साहब जो यहाँ पे डीआईजी हैं वो भी बोल रहे थे कि यहाँ पे गारंटेड लोग रात में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। ये भावना और ये जो विश्वास सरकार के ऊपर लोगों ने लाए हैं, क्योंकि हम जैसे कि एक आत्म सरेंडर किए माओवादी के साथ बात कर रहे थे कि वो बोल रहे थे कि उनको माओवादी संगठन में काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो ऐसे ही एक रास्ता चुनना चाहते हैं कि कैसे आए और ये जो समाज में नॉर्मल लोगों की तरह जिए। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि माओवादियों ने समझ सकते थे और समझ गए थे भी शायद कि उड़ीसा में काफी सारी योजना लोगों को मिल रहा है, आदिवासी लोगों के लिए हो रहा है, और यहाँ पे डेवलपमेंट की वजह से माओवादी खुद ने समझ गए थे और यहाँ के लोगों भी समझ गए थे। इसीलिए अभी यहाँ पे काफी चित्र बदल गया है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सिंपल, आप सही कह रहे हैं। जैसे जैसे आदिवासी इलाकों में विकास और डेवलपमेंट पहुंचा है, वैसे वैसे माओवादियों की प्रासंगिकता भी खत्म हुई है। सुरक्षा बलों के सख्त घेरे में वो आए हैं और यहाँ से फिर माओवादियों ने अपने इन गढ़ों को छोड़ना शुरू करा। सुरेखा हमारे साथ बनी हुई है मुलुगु तेलंगाना से। सुरेखा, यही जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस की किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह उन इलाकों में देखा जा रहा है, खासकर जहां पहले माओवादियों का नक्सलियों का एक आतंक रहता था। उस आतंक से मुक्त वो जनता आज किस तरह से इसको मनाने के लिए भी तैयार है और क्या कहना है उनका?
जी देखिए, जब हम बात कर रहे थे उन गांव वालों से तो उनका कहना था कि अभी कल के कार्यक्रम को लेकर जो है, क्योंकि जो सीआरपीएफ का कैंप ऑफिस है वहां पर वो भी जुड़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जब मैं वहां पर पहुंची और सीआरपीएफ के जो लोग वहां पे जो अधिकारी है उनसे बात कर रही थी, उस वक्त में मैंने जो देखा कि वहां के अधिकारीगण और साथ ही में वहां के जो गाँव वाले सभी एक परिवार की तरह बन चुके हैं। तो इसीलिए वो उनका यही कहना था कि हम लोग सब मिलकर जो है ये कार्यक्रम को करना चाह रहे हैं और पूरी तरीके से जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे और मिठाई भी बांटेंगे। और वहां पर एक महिला थी जिन्होंने कहा कि वो अपने घर पे मिठाई बनाएंगे और सबको वहां पर जो है वो कल देंगी। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो खुशी कितनी ज्यादा है और खासकर बदलाव उन गाँव में नहीं बल्कि उन माओवादियों के लिए भी है जिन्होंने समर्पण किया और अब वो खुद जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर उस संविधान को ही पढ़ना चाह रहे हैं। और लॉ सेट के लिए उन्होंने एग्जाम दिया है। देवजी की मैं बात कर रही हूँ, और जो यहाँ से कुछ दूसरे जिले में उन्होंने जो है लॉ सेट का किया और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे रैंक के साथ पास किया है और अब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि बदलाव सिर्फ उन गाँवों में नहीं बल्कि उन माओवादियों में भी देखा जा रहा है जो संविधान की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि कितना ज्यादा मुख्य है संविधान हमारे देश के लिए और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए संविधान कितना महत्व रखता है। तो जाहिर तौर पर कह सकता है कि ये बदलाव खासकर इस स्वतंत्रता दिवस में कह सकते हैं कि पूरे ही उस वर्ग में ना सिर्फ जो नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं उनके लिए बल्कि उन नक्सलियों के लिए भी देख रहे हैं जो एक वक्त 40 या फिर 50 दशक जो है नक्सलवाद से जुड़े रहे और नक्सलवाद के बड़े नेताओं में माने जाते रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि हम वो भी बदलाव दिख रहा है। जहां पर मैं इस वक्त मुलुगु में हूं, यहाँ पर जो है बड़े दामोदर जो एक और बड़े नक्सलवाद रहे हैं उनका भी गांव यहाँ पर से नजदीक ही है। अब वो खुद हैदराबाद में रह रहे हैं, कभी कभार इस गांव में आते हैं। उनका भी ये कहना है जाहिर तौर पर बदलाव है और बहुत कुछ बदल चुका है। जब वो जंगल में गए थे और आज वो जंगल या फिर वो जो इलाके है आज जब वो शहरीकरण की तरफ या फिर कह सकते हैं कि विकास का जो रास्ता है वो शहर में जो दिखता था अब वो गांव तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, विकास का रास्ता अब गांवों तक पहुंच रहा है और नक्सलियों के इस गढ़ में विकास ने मैं ये नहीं कहूँगा कि पांव पसारे हैं बल्कि विकास वहां पर अब जम चुका है। और ये सबसे विशेष बात है कि ये आम लोगों की भागीदारी इसमें है और इसी आम लोगों की भागीदारी के बारे में बात करेंगे योगेश शीतल से जो गढ़चिरौली में मौजूद है। योगेश, किस तरह से जब हम कहते हैं कि मुख्य धारा में लौटेंगे युवा, वो उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब बात केवल मुख्य धारा में लौटने की नहीं बल्कि उससे एक स्टेप फर्दर कि विकास में किस तरह से भागीदार बन रहे हैं ये लोग, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत, किस तरह से विकसित भारत 2047 के जो हमारे नारे हैं उनमें उनके साथ में उसको आत्मसात कर रहे हैं, हमारे साथ कैसे कदमताल कर रहे हैं गढ़चिरौली और ऐसे इलाकों के युवा। देखिए निखिल, अगर यहाँ की बात करें गढ़चिरौली को तो देखिए संभावना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो माइंड से यहाँ पे खास करके जो जैसा मैंने आपको कहा था कि लॉ वेस्ट यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में है। सूर्यगढ़ा रीजन को अगर आप ले लें या फिर अगर आप रिसेंट के कुछ एमओयूज को देख लें, जैसे कि टाटा इंडस्ट्रीज है, साथ में जो जेएसडब्ल्यू सीमेंट है, जेएसडब्ल्यू स्टील है। बेसिकली चूंकि देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं वो अक्सर इस बात को दोहराते हैं मन से कि स्टील सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो इंडस्ट्री को फूलने फलने का यहाँ पे बहुत बड़ा अवसर है। दूसरी बात अगर बात करें तो इको टूरिज्म का अगर आप बात करें, क्योंकि 60-70% अगर फॉरेस्ट है, इको टूरिज्म के साथ साथ अगर आप ट्राइबल कल्चर के एक्सप्लोरेशन की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं। साथ में एग्रीकल्चरल हब जो है वो भी बन सकता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, डिपेंड ये करता है कि उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। उसी दिशा में जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से कोशिश जा रही है। कई सारे एमओयू साइन हुए हैं, जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी है यहाँ पे खुद एमओयू कई सारे उसके साइन हुए हैं जो कि स्किल को लेकर है। तो स्किल डेवलपमेंट की भी बात एक जगह चल रही है, उसके साथ जो माइनिंग की बात है वो भी चल रही है। कई सारी एजेंसी जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, उसके बिड्स जो है वो हो रहे हैं। जो यहाँ के पालक मंत्री, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो खुद यहाँ के पालक मंत्री है, अगर आप देखें तो कई स्तरों पर ये चीजें चल रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ समय लगेगा, क्योंकि लोहा अभी
तुरंत ही जो है ठंडा नहीं होगा, समय लगेगा। पूरा एरिया रेड कॉरिडोर का रहा है, धीरे धीरे करके लोगों को आदत जो उनकी जो जीवन शैली रही है उसमें बदलाव आ गया। जैसा कि मेरे कुलीग्स आपको अलग अलग रिपोर्ट्स में दिखा रहे थे कि किस तरीके से शिक्षा की दिशा में लोग बढ़े हैं, स्वरोजगार की दिशा में लोग बढ़े हैं, चीजें प्रगति के रास्ते पे बढ़ी है। तो ये रातों रात न तो नक्सलवाद पनपा था, न तो रातों रात संविधान की सारी धाराएं अनुच्छेद यहां पर लागू हो जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि सही दिशा में जो है इस वक्त चीजें जा रही है। और अगर एग्रेसिवली अगर इस चीज को लेके जाया जाए तो न केवल युवा बल्कि एक पूरी जो सोसाइटी है जो कि लंबे समय से इन सब चीजों से जूझती रही है, उसको इनसे निजात मिल पाएगा। बिल्कुल। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि विकास के भागीदार बन रहे हैं ये लोग, तो कोई गलत नहीं है। और यही तस्वीर योगेश आपने भी दी है। आपका बहुत शुक्रिया योगेश शीतल का गढ़चिरौली से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल सुकमा छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे। सोमेश आपका भी शुक्रिया। प्रणय पाठक खूंटी झारखंड से जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। सिंपुल नायक मलकानगिरी ओडिशा से और सुरेखा मुलुगु तेलंगाना से जुड़ी हुई थी, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इसमें ये जरूर कहना चाहेंगे जब देश 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे तैयारियों में जुटा है तो दूरदर्शन आपके सामने, डीडी न्यूज आपके सामने लेके आया है उन तमाम नक्सल इलाकों से जो आज नक्सल मुक्त हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस की इस धूमधाम में किस तरह से वो शामिल होने जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हाँ लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 40 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को री-KYC करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYC पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी जाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से नक्सलियों के गढ़ में जो आतंक हुआ करता था उनका सफाया हुआ है और विकास की रोशनी अब वहां तक पहुंची है। विकास नए परवान चढ़ रहा है, नए जो पायदान वो चढ़ रहा है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर DG पुलिस उत्तर प्रदेश, पंकज कुमार श्रीवास्तव, स्पेशल DG पुलिस CID एंड विजिलेंस मध्य प्रदेश। डॉक्टर विक्रम, अब अंत में हम कुछ सवाल आपसे बस लेना चाहेंगे, आपसे और पंकज जी से लेना चाहेंगे। डॉक्टर विक्रम, सुरक्षा से जुड़ा मसला है। 2 तर्क इसके दिए जाते हैं। नक्सलवाद जैसी समस्या से 6 दशकों से भारत झेल रहा था। नक्सलियों का तर्क यह है कि हाशिए पे पड़े तमाम लोगों का शोषण हो रहा है, उसकी आवाज बुलंद कर रहे थे। सरकार का कहना है कि नक्सलवाद को एक तरह से अर्बन नक्सल और उनको तमाम जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाली जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लगातार उन्हें बनाए हुए थे। ऐसे में बड़ी चुनौती क्या है? 2026 मार्च में नक्सल मुक्त भारत तो हो गया, ये नक्सल मुक्त भारत बना रहे, इसके लिए आगे किन चीजों की जरूरत हो? महत्वपूर्ण और सारगर्भित प्रश्न है ऋतु जी। इसका उत्तर यह है कि जब तक हम भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा, नक्सलवाद नहीं पनपेगा। लेकिन अगर हम अपनी जेबें गर्म करेंगे, ये बताया जाता, मैं विश्वास नहीं करना चाहूँगा, हजारों करोड़ की उगाही नक्सलपंथी कमाते थे। और ये कह देना कि गरीबों मजलूमों की ये आवाज़ उठाते थे, कोरी बकवास। माओ से तुंग का जो पहला कोट है, रेवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द बैरल ऑफ द, क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती है। और यू शुड नॉट बी सेंटिमेंटल इन शेडिंग ए फ्यू लिटर्स ऑफ ह्यूमन। जो इतने निर्मम हत्यारे हो सकते हैं, उनसे किस प्रकार की मानवता है। दूसरी चीज़, जब एक राष्ट्र ने एक निर्णय लिया है कि इनका सफाया होना है, तब जाकर के इनका सफाया, वरना आपने खुद कहा 6 दशकों से तो नहीं हो पाया, आज क्यों हो गया आखिरी दशक में? उसका कारण यही है कि नो नॉनसेंस और जीरो टॉलरेंस, और उसमें पूरी ताकत राष्ट्र ने झोंक दी।
ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल पंकज कुमार श्रीवास्तव आपसे कि आर्थिक सामाजिक स्थिति के बदलाव में आम लोगों की भागीदारी ये सस्टेनेबल बना रहे, क्योंकि आम लोग उससे जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे देखते हैं इसको? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और एक तरफ ये कहा जाता है कि चूंकि ये इलाके विकसित नहीं थे, इस कारण से यहाँ पर वामपंथी उग्रवाद पनपा। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री भारत शासन कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पर इस विचारधारा के पनपने के कारण ये इलाके पिछड़े हुए थे। तो अब चूंकि इस विचारधारा के पोषक लोग नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इस इलाकों में विकास होगा। और इसके लिए दोनों केंद्र और राज्य शासन दोनों कृत संकल्पित हैं और तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, ऐसी नीतियों पर काम हो रहा है ताकि इन इलाकों को तेजी से विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। न केवल जोड़ा जाए बल्कि इनको बाकी इलाकों से तेज विकास की गति यहाँ पर दी जाए। और आप सभी ने देखा है कि सड़कें, संचार के साधन और स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये तो इन सब इलाकों में तेजी से की ही जा रही। इसके अलावा लोगों को एक नियमित आमदनी हो, इसके लिए प्रति मकान, प्रति गांव के घर को टारगेट करके और एक समग्र विकास योजना छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, सभी प्रदेशों में ये केंद्र सरकार तेजी से ला रही है। इसमें आवंटन भी प्रारंभ हो गया है कई प्रदेशों में और इससे इन इलाकों में बहुत तेजी से विकास होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और अगर अधिक से अधिक लोगों को शासकीय नौकरियों से और गैर शासकीय नौकरियों से, बिल्कुल पंकज जी, 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे यही उम्मीद की जा सकती है। एक लंबा सफर तय किया है भारत ने, भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए। पिछले 12 साल में जो कुछ हुआ, चाहे वो 13 राज्य जो भीषण नक्सलवाद से झेल रहे थे उससे मुक्त हुए हैं, वहां विकास कार्य पहुंचे हैं। जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों की संस्कृति को सहेजते हुए जो एक बड़ा परिवर्तन आया है, ये निरंतरता के साथ आगे कायम रहेगा। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ में आप दोनों खास मेहमानों को, डॉक्टर विक्रम सिंह का और पंकज कुमार श्रीवास्तव का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और जाहिर तौर पर जिस मुकाम पर आज हम खड़े हुए हैं, ये जिसको कहते हैं ऋतु की रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो ये परिवर्तन निश्चित तौर पर बहुत मेहनत के साथ में, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, मैं बार बार इसकी बात करता हूं, जी हाँ, और एक बड़ी नीतिगत परिवर्तन इसको लेकर के आया गया है और ये दिन हम यहां तक पहुंचे हैं। और आपका जो आखिरी सवाल था कि ये सस्टेनेबल रहेगा, तो उम्मीद करते हैं कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जब हम ये संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आगे भी ये सस्टेनेबल रहेगा। जी हाँ, नक्सल मुक्त भारत की तस्वीर को हम स्वतंत्रता दिवस पर भी आपके सामने साझा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे और निखिल को अनुमति। नमस्कार।